मोदी हुकुमशाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जी तो आज का संघर्ष जो है ये 18वीं लोकसभा इलेक्शन है। आज का जो संघर्ष है वो संघर्ष सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है। जी वो संघर्ष सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जिस तरह का मुसोलिनी और हिटलर की व्यवस्था, राज्य व्यवस्था जी जी यानी हुकुमशाही, जी तानाशाही, अधिकारशाही, संवेदन को समाप्त करना, जी लोग प्रजातंत्र को समाप्त करना, लोगों के अधिकार छीनना, बिल्कुल माइनॉरिटी के अधिकार जो हो निकाल देना, जी संघ राज्य पर अटैक करना, सर्वोच्च न्यायालय पर अटैक करना और जो प्रजातंत्र संस्थाएं है जी वो जी सब खत्म। संस्थाओं पर अटैक करना, जी ये जो उनकी नीति है वो सिर्फ सब भारत को ख़त्म करेगी। जी ये देश का अस्तित्व धोखे में है। जी तो ये निवडणूक, ये जो चुनाव जो हो गए, जी ये चुनाव के बारे में लोगों को मेरा ये प्रार्थना है जी कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। बिल्कुल जैसे कि वाजपेयी के काल में भी चुनाव हुए थे, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, वो बोलते हैं कि अब की बार 400 पार। जी हमने ये स्लोगन दिया है, अब की बार भाजपा की सरकार तड़ी पार। जी तो ये हमें ये चाहते हैं। किसान को इन लोगों ने कहा था कि हम किसान को उनका जो उत्पन्न आय जो है जी वो दुप्पट करेंगे, जी लेकिन दुप्पट तो करने का सवाल नहीं है। जी वो लोग जो मोर्चा लेकर दिल्ली में आने वाले थे जी उनके रास्ते में खिले ठोक दिए, जी जी उनको तटबद्ध निर्माण कर दिया। बिल्कुल कम से कम 100 से ज़्यादा फार्मर्स मर गए। जी। कि भारतीय जनता पार्टी 200 या 225 पर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाएंगी। 30 सीटें महाराष्ट्र में जी। महाविकास आघाड़ी के आ सकते हैं। बहुत अच्छा वो तो फडणवीस ने कहा था जी। कि हमें 45 जगह मिलेंगे। जी जी अरे भाई 45 जगह, 48 में से 45 जगह हाँ। आपको अकेले मिलेंगे जी। तो बाकी का राजकीय पॉलिटिकल पार्टी का संन्यास लेंगे। जी, जी। तो बताने का मतलब भी कोई होता है। तुम जो आश्वासन देते हैं, तुम जो स्लोगन देते हैं, उसको कोई भी एक ज़मीनी नाता होना चाहिए। बिल्कुल जैसा कि कल शरद पवार जी ने कहा, जी मोदी जी देश को हुकुमशाहीकडे घेऊन चालले आहेत, जी वो डिक्टेटरशिप के ओर चल रही है। और अब मोदी का बर्ताव देखो ना, 10 बरस में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जी जी मोदी जी हमेशा के लिए मन की बात बताते हैं, जी जी भाई अपनी मन की बात लोगों के बताते हैं, जी लेकिन मोदी जी ने कभी भी लोगों लोगों की को बात नहीं क्या सुनी। है जी, जी, वो जी। कभी नहीं सुनी। देश के बाहर गए जी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेके, उनमें से 90% कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग में उन्होंने अपने साथ अदानी को लेके गए थे। दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह है मैत्री संवाद। और मैत्री संवाद कार्यक्रम में आपको पता है कि हम हर वक्त एक नए शख्स को, एक नए व्यक्तिमत को यहाँ पे आपके सामने उजागर करने का प्रयास करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज देश भर में जो अलग अलग इशू चालू है उन विषयों पर, उन इशू पर यहाँ पे सही मायने में हम फोकस करने का प्रयास करते हैं। दर्शकों ऐसे व्यक्तिमत्व जो पूरा भारतवर्ष उनको जानता है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाह अम्बेडकर, इनके पूरे और संविधान के बारे में जिनको एक काफ़ी मालूमात है, उनके बारे में काफ़ी उनका अभ्यास है, और इस साथ ही साथ पूरे समाज को भी यहाँ पे वो प्रबोधित करने का हमेशा प्रयास करते पूरी ज़िंदगी भर में। तो वो शख्स का नाम है यहाँ पे माजी सांसद जिन्हें हम कहते हैं, और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, नेता हैं, जिनका नाम है, और कुलगुरु जिन्होंने भी यहाँ पे अच्छा काम किया है विद्यार्थियों के लिए, उनका नाम है डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर। जी हाँ, डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर एक ऐसा नाम है जो सही मायने में संविधान का जिन्हें खासा अभ्यास है, और उसके बारे में वो तज्ञ बोल के यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। तो जानते हैं उनसे। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो। सर आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के मैत्री संवाद इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है सर। धन्यवाद। सर आपको एक पहला सवाल है आपकी। आप देश भर में यहाँ पे लोकसभा के चुनाव 2024 का बहुत बड़ा माहौल है, और अब तक यहाँ पे 4 चरण हो चुके, अभी लास्ट वाला चुनाव चल रहा है। सर हम देख रहे कि खासकर 2 विषय और 2 गट यहाँ पे इलेक्शन में सामने आ रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जिस संविधान के बलबूते पर ये चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन एक विचारधारा इस देश में ऐसा है कि चुनाव के माध्यम से ही इस चुनाव को ख़त्म करना चाहती है, यानी कि संविधान को ख़त्म करना चाहती है। तो सर क्या बीजेपी के एजेंडे पर बाबा साहब का संविधान, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कि जब से 1925 में जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, जी जी बाद में 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, जी
और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। जी तो ये भी 100 बरस के इतिहास में संघ परिवार जिसे कहा जाता है, उनका भारतीय संविधान पर पूरा भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो प्रजातंत्र मानते नहीं हैं, भारत को आज़ादी मिली वो मानते नहीं हैं। उनका एक चालक अनुवर्तित्व, इसका मतलब एक नेता, एक राष्ट्र, एक रिलीजन, एक भाषा, एक पंथ। इस वास्ते यदि उनका सत्ता पर आना होगा, वो सत्ता इस वास्ते चाहते हैं कि उनको भारत का संविधान बदलना है। इस वास्ते अभी को जो 17 चुनाव हो गए लोकसभा के, और अभी जो चुनाव हो रहा है, आज चौथा चरण है, 20 तारीख को 5वां चरण होगा और इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये उनका हमेशा के लिए उनका ये भाषा रही है, उनका विचार रहा है कि भारत का संविधान उन्होंने मंजूर नहीं है। क्योंकि भारत का संविधान हर एक आदमी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, हर एक को समान अधिकार देता है। गरीब हो, अमीर हो, झोपड़पट्टी में रहने वाला, उद्योगपति हो, समान अधिकार देता है। रंग है, कलर है, जेंडर है, कास्ट है, वर्ग है, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन है, और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, संघ राज्य है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार इसमें से जो प्रावधान किए गए भारतीय संविधान में, उनमें से कौन से भी प्रावधान पर उनका विश्वास नहीं है। इस वास्ते उन लोगों ने ये स्लोगन दिया था कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार का मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में उनको 400 के आगे सीट मिलेंगे तो 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी। वो संविधान बदलने के लिए ही उन्हें 400 पार करना था। लेकिन अभी 1 महीना का माहौल हम देखेंगे तो 400 पार छोड़ दीजिए बात, 250, 225 के आगे भी, 220 पे आगे की बीजेपी जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस देश के जनता को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, इस पर आधारित, जेंडर जस्टिस, अनटचेबिलिटी का एबोलिशन कर दिया, कास्ट सिस्टम पर अटैक किया, रिजर्वेशन लाए, माइनॉरिटीज़ को स्पेशल अधिकार दे दिए। ये सब अधिकार यदि हमें रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रक्षा करने हैं संविधान की, तो हमें इस बार मोदी सरकार को, भाजपा को हद्दपार करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी हालत में हमें जो इंडिया अलायंस जो है, 29 पार्टी का जो गठबंधन जो है, उसको इस बार हमें चुन के लाना है। और मोदी सरकार को फिर यहाँ से कभी भी जिंदगी भर इलेक्शन चुनाव लड़ने का कोई भी उनको अधिकार या कोई भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने ये तय किया है 2014 से 2024 तक 10 बरस में मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितने भी आश्वासन दिए, उनमें से एक भी आश्वासन उन्होंने पूर्ण नहीं किया। 15 लाख रुपए लोगों के खाते में भरने वाले थे, 2 करोड़ जॉब निर्माण करने वाले थे, काला धन बाहर निकालने वाले थे, अतिरोकी यानी टेररिस्ट के एक्टिविटीज़ कंट्रोल करना चाहते थे। उनमें से कोई भी उन्होंने एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। इसका कारण ये है कि मोदी अभी ऑपोजिशन पार्टी पर जो टिका कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि उन्होंने अपना आश्वासन कोई भी पूरा न करने के कारण उन्होंने अभी जो एक वचन पत्र दिया है, मैनिफेस्टो दिया है, उस पर मोदी बिल्कुल बोलते नहीं हैं। वो अन्य पार्टी पर टिका करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आप हो या कम्युनिस्ट हो या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, वो टिका टिप्पणी करते हैं। क्योंकि एक भी आश्वासन पूर्ण न करने के कारण अभी वो अपने फिर आश्वासन देंगे तो आश्वासन पर पूरा भरोसा कोई भी नहीं करेगा। लेकिन ये बुनियादी सवाल है, यदि ये देश का प्रजातंत्र बचाना है, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन बचाने हैं, तो विरोधी पार्टियों का मत वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में किसी के मुँह में आके बंटवारा नहीं होना चाहिए। और इस संविधान बचाने के लिए इस इलेक्शन में मोदी सरकार भाजपा को पूरी तरह से हमेशा के लिए मिटाने की आवश्यकता है, तो भी भारतीय संविधान जिंदा रहेगा। सर, मेरा दूसरा एक सवाल आपको है कि आपको पता होगा इसी बीजेपी के कार्यकाल में मेरे ख्याल से 9 अगस्त क्रांति दिन 2019 में
दिल्ली के जंतर मंतर में यही बाबा साहब का संविधान कुछ वामपंथियों ने यहाँ पे फाड़कर जलाया था। तो उसके बारे में भी कुछ नहीं किया। इसी के साथ साथ उन्हीं का एक मिनिस्टर था मेरे ख्याल से अनंत हेगड़े नाम का, तो उन्होंने भरे स्टेज पर यहाँ पे कि बीजेपी सत्ता भी इसीलिए आई है कि हमें देश का ये भारत का संविधान बदलना है। आखिर वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का मनोवाद, वर्ण व्यवस्था, आखिर उनके दिलो दिमाग में क्या। अभी भी एक विश्वकर्मा नाम के कोई स्किल की डेवलपमेंट के एक प्रोग्राम उन्होंने निकाला है कि जो 18 पगड़ जाति धर्म के लोग होते, जब मनोवाद मनोव्यवस्था में उन्हीं के जो पारंपरिक उनके उद्योग व्यवसाय थे वही वो करे, क्या ऐसा वो चाहते हैं? देखिए कि हमेशा के लिए जैसे वो पोजीशन बदलते रहते हैं, लोगों को भुला देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए एक तरह अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ अम्बेडकर जी के जितने भी प्रोग्राम हैं वो प्रोग्राम बंद करते हैं। मैं जब प्लानिंग कमीशन में था तो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मैंने शुरू किया था एम्पियर पीएचडी करने के लिए, वो उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन था जिसका पूरा कॉर्पस 50 करोड़ रुपए था, मैंने 500 करोड़ रुपए कर दिया। मुस्लिम लोगों पर खासकर उनका इतना शत्रुत्व का उनका तरीका रहा है कि वो चाहते हैं कि एक भी मुसलमान देश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सब उनका गोलवलकर जी का जो उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स किताब लिखा है, वो बंच ऑफ थॉट्स किताब में उन्होंने ये लिखा है इंटरनल थ्रेट्स, यानी अंतर्गत शत्रु, पहले मुसलमान है, दूसरे क्रिश्चियन है और तीसरे कम्युनिस्ट है। तो ये क्या करते हैं, अभी उन्होंने मोदी जी ने कहा था कि अम्बेडकर जी भी फिर वापस आए तो भी संविधान नहीं बदल सकेंगे। अभी अम्बेडकर का देहांत यानी महापरिनिर्वाण 1956 में हो गया, फिर वो जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन लोगों को इतना गुमराह करने की उनकी जो कला है ना, वो कला अभी ख़त्म हो गई। अभी मोदी जी वो डिफेंसिव रहे, क्योंकि अभी जो पहली जो आक्रामकता मोदी जी के बोलने में यानी चाल चलन में, उनके दिल में जो वो ऐसे नहीं लगती, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह का इलेक्शन अपने कब्जे में लिया है कि राहुल गांधी ने डायरेक्टली मोदी जी को ऐसा एक चैलेंज दिया है कि किसी भी इशू पर हम डिबेट करने के लिए तैयार है। मोदी तैयार है कि नहीं? मोदी ने अभी भी डिबेट को तैयार होने के लिए कोई भी अपना पसंद नहीं लिया। अभी केजरीवाल बाहर आए हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ठहराव किया था, एक रिजोल्यूशन किया था कि 75 उम्र होने के बाद वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, जैसे कि मुरली मनोहर जोशी गए यानी आडवाणी गए, उसी तरह अगली बरस में मोदी 75 साल पूरे करने वाले हैं। और केजरीवाल ने ये कहा कि अभी मोदी को वोट, इसका मतलब अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर होने के लिए वोट होगा। वो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, चाहे मोदी हो या अमित हो, वो एक ही कॉइन के दो बाजू है, उनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। सवाल ये है कि इस देश के जो बेरोजगारी का सवाल है, पॉवर्टी का सवाल है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, इसके बारे में मोदी एक शब्द नहीं बोलते। नारी शक्ति के बारे में हमेशा बोलते हैं। आपने देखा कि मणिपुर में दो नग्न उनका ढिंडा निकाला, उनका जुलूस निकाला, मणिपुर एक बार भी गए भी नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है 2014 से 2022 तक कम से कम 4 लाख महिलाओं पर अत्याचार हो गए। 4 लाख महिलाओं पर अत्याचार हो गए, और ये फिर बोलते हैं कि नारी शक्ति हमें होना चाहिए। वो ब्रजभूषण था, हमारे ओलंपिक के इतने बड़े पहलवान लोग जो है, वो फोगाट जैसे लोग, उन लोगों का इतना शोषण इन लोगों ने किया, फिर भी उसको कोई सज़ा न हुई, उसके लड़के को भी टिकट दे दिया है। तो एक बार एक तरह से नारी शक्ति का उद्घोष करते हैं और दूसरी तरफ नारी शक्ति के बारे में कोई करते नहीं है, उल्टा नारी का अपमान करने की एक भी संदेश छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि आरएसएस के ओरिजिनल विचारधारा जो है उसमें औरतों को प्रतिष्ठा नहीं है। जो मनुस्मृति में जो औरतों के बारे में लिखा है, उनके बारे में जैसा राष्ट्र, वैसा देखा जाए सर तो आरएसएस का जो पूरा संगठन है, उस पूरे संगठन में महिला कहीं नहीं है। कभी भी आरएसएस पहले बोलती थी, जब गांधी जी की हत्या की गई 1948 में, और नेहरू और पटेल ने आरएसएस पर बंदी लगाई, तो आरएसएस ने लिख के दिया है कि हम पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, हम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे।
और उसके बाद उन पर जो बैन था वो उसको निकाला गया। आज क्या स्थिति रहे, आज पूरी तरह भारत की राजनीति पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आरएसएस चल रही है। यदि आरएसएस नहीं होती तो भाजपा के 4 भी आमदार चुन के या खासदार चुन के नहीं आएंगे। सवाल ये है, ये देश मोदी हुकुमशाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आज का संघर्ष जो है, ये 18वीं लोकसभा इलेक्शन है। आज का जो संघर्ष है वो संघर्ष सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, वो संघर्ष सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जिस तरह का मुसोलिनी और हिटलर की व्यवस्था, राज्य व्यवस्था यानी हुकुमशाही, तानाशाही, अधिकारशाही, संवेदन को समाप्त करना, लोग प्रजातंत्र को समाप्त करना, लोगों के अधिकार छीनना, माइनॉरिटी के अधिकार जो हो निकाल देना, संघ राज्य पर अटैक करना, सर्वोच्च न्यायालय पर अटैक करना, और जो प्रजातंत्र संस्थाएं है वो सब संस्थाओं पर अटैक करना, ये जो उनकी नीति है वो सिर्फ सब भारत को ख़त्म करेगी। ये देश का अस्तित्व धोखे में है। तो ये निवडणूक, ये जो चुनाव जो हो गए, ये चुनाव के बारे में लोगों को मेरा ये प्रार्थना है कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। जैसे कि वाजपेयी के काल में भी चुनाव हुए थे, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वाजपेयी ने जिस तरह का कारोबार संभाला उससे कितना विपरीत कार्यक्रम 10 बरस प्रशासन मोदी जी ने चलाया है। तो हमेशा के लिए मोदी जी, अमित शाह, उनका पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारत में से हद्दपार करना। वो बोलते हैं कि अब की बार 400 पार। हमने ये स्लोगन दिया है, अब की बार भाजपा की सरकार तड़ी पार। तो ये हमें ये चाहते हैं, और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन तो अभी मंडे को है, आखिरी इलेक्शन बम्बई 20 तारीख को है पूरे देश में, और संडे 29 तारीख को, 18 तारीख को सैटरडे। तो लोगों ने ऐसे कभी लोग क्या करते हैं, जो खास करके श्रीमंत लोग, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, 2-3 दिन छुट्टी लाएंगे तो 1 दिन या 2 दिन छुट्टी बनाने के बाहर जाते हैं। और यदि ऐसा किया इस टाइम तो इस देश के प्रति बड़ा पाप होगा, एक बहुत बड़ा वचन भंग होगा। इस देश के प्रजातंत्र बचाने के लिए, एक संविधान बचाने के लिए, इस देश की लोकशाही बचाने के लिए, सर्वसामान्य लोगों को अधिकार बचाने के लिए दलित, आदिवासी, महिला, फार्मर्स, किसान के क्या किया, किसान को इन लोगों ने कहा था कि हम किसान को उनका जो उत्पन्न आय जो है वो दुप्पट करेंगे, लेकिन दुप्पट तो करने का सवाल नहीं है। वो लोग जो मोर्चा लेकर दिल्ली में आने वाले थे उनके रास्ते में खिले ठोक दिए, उनको तटबद्ध निर्माण कर दिया। कम से कम 100 से ज़्यादा फार्मर्स मर गए। और मैं दूसरी एक बताना चाहता हूँ, मैं प्लानिंग कमीशन में था 2008 में, जब किसान आत्महत्या करते थे तो हमने 76,000 करोड़ रुपीस का पैकेज दिया। यवतमाल से मेरे ख्याल से वो शुरू किया था, यहाँ किया था यवतमाल। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं भी गया था। 76,000 रुपीस का हमने पैकेज दे दिया। अभी मोदी जी ने पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनके 66 लाख NPA, 67 लाख करोड़ रुपया उनका NPA, उनमें से 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने बड़े उद्योगपति और मध्यम उद्योगपति के माफ़ किया, लेकिन किसानों को एक पैसा भी वो उनका पैकेज नहीं दिया। इसका मतलब ये है, यहाँ बेरोजगार जो है 8% रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। और अजीब प्रेमजी फाउंडेशन ने जो रिसर्च किया है उनमें 25 बरस के पहले बिलो 25 ईयर्स 43% ग्रेजुएट्स या अनएम्प्लॉयड है। 43% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। अभी 17,000 पुलिस के रिक्रूटमेंट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाले, उसके लिए 17 लाख लोगों ने एप्लीकेशन किया है। उनमें PhD है, MPhil है, MA है, MS है। इसका मतलब इस देश के जो बुनियादी सवाल है, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक विषमता है, इस देश के 1% बड़े लोगों के हाथ में कम से कम 22% इनकम है। 22% इनकम 1% लोगों के हाथ में, और 40% संपत्ति है। बाबा साहब ने कहा था हमें सिर्फ एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए और सोशल डेमोक्रेसी चाहिए। तो
तो न सोशल डेमोक्रेसी है, दलितों पर इतने अत्याचार होते हैं। बिल्कुल मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो का स्टैटिस्टिक देख रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एवरेज एट्रोसिटीज दलितों पर सालाना समझो 30,000 होते हैं एवरेज। 30 से ज़्यादा होते हैं, 30 से कम होते हैं, 40 लाख हज़ार भी होते हैं, लेकिन एवरेज हम 30 पकड़ेंगे तो भी 10 बरस में दलितों पर 3 लाख अत्याचार एट्रोसिटीज हो गए। उसके बारे में मोदी जी 10 बरस में एक शब्द भी नहीं बोले। तो गरीब तबके के लोग जो है, 90% लोग जो है, जो एक दलित है, ओबीसी है, महिला है, माइनॉरिटीज है, उनके प्रति मोदी जी का कोई भी ताल्लुक नहीं है। और आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपना न्याय पत्र दिया है, उनमें एक तो है कि हर कुटुंब, हर फैमिली में एक नौकरी पक्की होगी, उनको 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, वो 1 लाख रुपया उनको महालक्ष्मी जो योजना जो है, वो महालक्ष्मी योजना में हर एक गरीब परिवार के औरत को प्रत्येक बरस में, हर बरस 1 लाख रुपया, मेरे ख्याल से 8,500 रुपये महीना ऐसा कुछ। ऐसा प्रावधान किया है। खेत के किसानों का कर्जा माफ़ करने का, यानी उनका पैकेज देने का उन्होंने तय किया है। सीनियर सिटीजन के लिए योजना की है। सिलेंडर अभी जो 1200 रुपये को बेचता है, वो 400 रुपये को देने की वायदा किया है। तो राहुल गांधी ने पूरी तरह से इलेक्शन पर कब्जा किया है। 1 महीने के पहले जो हमें जो दिख रहा था कि मोदी इज डोमिनेंट पोजीशन, मोदी एग्रेसिव पोजीशन में, तो अभी मोदी एग्रेसिव पोजीशन में नहीं है, मोदी इज ऑन डिफेंसिव पोजीशन। और राहुल जी ने पूरी तरह से जो इलेक्शन चुनाव जो है, उसका प्रशासन, उसका कब्जा किया है। अब उनको साथ देने के लिए फॉर्चुनेटली अरविंद केजरीवाल भी बाहर है। और अब अरविंद केजरीवाल आपको मालूम है जिस तरह से प्रचार करेंगे, जिस तरह से, तो मैं एक देखता हूँ, मेरा ये अंदाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी 200 या 225 पर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी अकेली या इनका जो इंडिया आघाड़ी जो है, उनकी तरफ से वो सरकार फॉर्म करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। सरकार इंडिया अलायंस भारत में और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता या आएगी सत्ता। अभी तो मैं समझता हूँ कि 48 जगह महाराष्ट्र में है, वो 48 में से मैं समझता हूँ कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सीटें महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के आ सकते हैं। वो तो फडणवीस ने कहा था कि हमें 45 जगह मिलेंगे। अरे भाई 45 जगह, 48 में से 45 जगह आपको अकेले मिलेंगे, तो बाकी का राजकीय पॉलिटिकल पार्टी का संन्यास लेंगे। तो बताने का मतलब भी कोई होता है। तुम जो आश्वासन देते हैं, तुम जो स्लोगन देते हैं, उसको कोई भी एक ज़मीनी नाता होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र में कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक भी सीटें मिल सकते हैं। और पूरे भारत में जो माहौल है, देखिए कि हमेशा प्रॉब्लम ये होता है, हु विल बेल द कैट, जो कैट जो होता है उनके गले में घंटी कौन बांधेगा। अभी ये जिम्मेदारी राहुल जी गांधी ने लिया है। राहुल जी गांधी ने 13,000 किलोमीटर की, पहला कन्याकुमारी से कश्मीर तक और दूसरा मणिपुर से बम्बई तक 13,500 किलोमीटर की यात्रा की, लाखों लोगों से चर्चा की। और ये लाखों लोगों के चर्चा करने के बाद उनमें से जो नतीजे निकले, वो नतीजे कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में लाए। लेकिन ये इलेक्शन सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, ये सिर्फ आपके नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रवादी के नहीं है, ये सिर्फ तेजस्वी यादव के नहीं है। ये जो चुनाव जो है, वो एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ के भारत के लोग, इनमें चुनाव है। ये टकराव हमेशा क्या होता है, इलेक्शन 2 पार्टियों में होते हैं, 2 या 3, 4 पार्टियों में होते हैं। जैसे बाबा साहब ने क्रांति और प्रतिक्रांति बोला था, यहाँ पे हाँ वही। तो यहाँ बाबा साहब ने जो प्रतिक्रांति कहा था, मोदी जी ने, आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपने शब्द निकाला। बाबा साहब ने जो कहा था
कि देश में बुद्ध ने क्रांति की जी। और उसके बाद प्रतिक्रांति हो गई जी। और बुद्धिज़्म यहाँ से हट गया। तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। मोदी जी ने 2014 में सत्ता पर आने के बाद 10 बरस इस प्रतिक्रांति का देश बहुत में हुआ। जी। जो 2014 से क्रांति हो रही थी, जी। वो क्रांति का रूपांतर उन्होंने प्रतिक्रांति में किया। बिल्कुल। और ये प्रतिक्रांति से और आगे प्रतिक्रांति करने से जी। रोकने के लिए जी। किसी भी हालत में मोदी और भाजपा को सत्ता से निकालने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा। और भारतीय जो जनता जो है, जी। भारतीय लोग जो है, यहाँ के लोग, डेमोक्रेसी किसने लाई? जी। डेमोक्रेसी में आरएसएस नहीं थे, स्वतंत्र आंदोलन में नहीं थे। वो लोग नहीं थे। तो मेरे ख्याल से कई सालों तक उनके जो मुख्यालय था नागपुर का आरएसएस का, वहाँ पे तिरंगा तक नहीं उन लोगों ने फहराया। 55 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जी। 55 बरस वो जब तक 1940 जब तक सत्ता नहीं आई जी। तब तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था। जी। वो तिरंगा को मानते नहीं थे। गोलवलकर ने कहा था कि ये तो गोदरी जैसा है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जी। जी। ये उन्होंने ऐसा भी मानते कि देश को आज़ादी मिले ही नहीं, जी। क्योंकि जब तक वो ये देश में भारतीय संविधान के जगह मनुस्मृति नहीं बिठाते। जी। देखिए मैं क्या सुनता हूँ, बिल्कुल जी। दर्शकों के लिए मैं एक सुनना चाहता हूँ, जी। बताना चाहता हूँ कि जब तक भारतीय संविधान निकालकर उसके जगह मनुस्मृति की स्थापना नहीं करते, जी। तब तक भाजपा और संघ परिवार इस देश को आज़ादी मिली है ऐसा मानने को तैयार ही नहीं है। जी। क्योंकि ये कहते हैं कि भारतीय राज्य घटना जो बाबा साहब ने इतना बड़े प्रयत्न करके, जी। इतनी बड़ी कोशिश करके जो तैयार की, वो दुनिया की सबसे आदर्श जी, घटना, राज्य घटना माने जाते हैं। जी। वो घटना उनको तोड़फोड़ कर रहे जी। हैं, वो हम तोड़फोड़ नहीं करने देंगे। और किसी भी हालत में आने वाले चुनाव में, यानी 20 तारीख को, अभी तो आज को चौथा चरण है, जी। जी। लेकिन इस लोगों ने निर्णय लिया है कि इस चुनाव में हमेशा के लिए जी। मोदी जी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति से, भारत के राजनीति से जी। पूरी तरह से उनको निकाल देंगे और फिर उनको चुनाव क्योंकि ये यदि सत्ते पर आ गए, सत्ता पर, जी। तो ये चुनाव करेंगे ही नहीं। बिल्कुल, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। चुनाव तीसरा आखिरी चुनाव। जी। इस वास्तव में लोगों को हाथ जोड़कर बताना चाहता हूँ कि इस बार अपनी एक जिम्मेदारी है, जी। संविधान बचाने के लिए, प्रजातंत्र बचाने के लिए बाहर आकर खुशी से वोट देकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी, उनके सब लोग उनका पराभव करने के लिए जी। और प्रजातंत्र बचाने के लिए संविधान ये आत्मा है। जी। जी। अब जो मेरा ये फंडामेंटल संविधान है, हमें देता है जो चर्चा करने का, जो यहाँ पे स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये तो होगा ही। इसीलिए भारत की शान है, भारत की जान है। भीम जी, तुम्हारा यह संविधान है। ये संविधान भारत की जान। जी। तो ये संविधान बचाने के लिए जी। किसी भी हालत में मोदी सरकार का पराभव करना और इंडिया अलायंस आघाड़ी को जी। उनका चुन के लाना, उनकी सत्ता स्थापना करना, ये हर एक भारतीय का एक ऐतिहासिक कर्तव्य है। जी। सर जी, आपको पता है कि यहाँ पे बाबा साहब का ये जो संविधान है, संविधान का पहला आर्टिकल है इंडिया दैट इज़ भारत। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये कैसा मुमकिन है? वो क्या करेंगे? जी। पहला जो आपने जो सही कहा, भारत का जो पहला आर्टिकल जो है, जी। भारत दैट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जी। तो ये इंडिया शब्द मानते नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि वो बोलते हैं कि इंडिया शब्द वो निकला इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जी। जो सिंधु रिवर जो है, जो भी पाक से बहती है, जी। वहाँ से वो हिंदू शब्द आ गया। जी। सिंधु शब्द अरबी, पकड़ से हाँ सिंधु का हाँ, हिंदू। उसका सिंधु का हिंदू हो गया। जी। लेकिन और इंडिया मानते नहीं है वो अच्छा। भारत मानते हैं। क्योंकि भारत ये देश का एक राजा था, वो जी। जो वो एक मूल पुरुष था। जी। तो इस देश का वो नाम बदल सकते हैं, संविधान बदल सकते हैं, प्रजातंत्र बदल नहीं सकते, जी। घटने की मार्गदर्शक, राज्य घटना की मार्गदर्शक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बदल सकते जी। हैं, फंडामेंटल राइट बदल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, वो ख़त्म कर सकते हैं, लोकसभा रखेंगे लेकिन राज्यसभा ख़त्म कर सकते हैं। जी। जी। उनको इस देश के पूरी तरह से संविधान नामंजूर है। जी। और ये संविधान बदलने की कोशिश वो
इस वास्ते मोदी 3 बार कहते जी। हैं संविधान नहीं बदलेंगे। यदि तुमको संविधान बदलने का मन में इरादा नहीं है जी। तो हमेशा दिन में 3-3 4-4 बार हम कहने की क्या जरूरत? क्या करने की जरूरत जी, है? जी, यदि मैं आपको खाना खाने के लिए आऊँगा तो मैं दिन में आऊँगा जी। ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई तुम्हारे मन में काला है ना। जी, तो सवाल ये है कि आज का इलेक्शन सिर्फ सत्ता पाने के लिए है, जी, सिर्फ 2-3 पार्टियों के बीच में नहीं है। आज का इलेक्शन ये बुनियादी इलेक्शन, जी, क्योंकि ये इलेक्शन में जो रिजल्ट आएंगे उस पर तय होगा जी। कि इस देश में और आगे 1926 में 1929 में चुनाव होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? जैसा की कल शरद पवार जी ने कहा, जी, मोदी जी देश को हुकुमशाहीकडे घेऊन चालले आहेत, जी, वो डिक्टेटरशिप के ओर चल रही है। और अब मोदी का बर्ताव देखो ना, 10 बरस में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जी, जी, मोदी जी हमेशा के लिए मन की बात बताते हैं, जी, जी, भाई अपनी मन की बात लोगों के बताते हैं, जी, लेकिन मोदी जी ने कभी भी लोगों लोगों की को बात नहीं क्या सुनी। है जी, जी, वो जी। कभी नहीं सुनी। जी, मोदी जी ऐसे एकमेव प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें अपने 10 बरस के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, जी। क्योंकि मोदी जी को कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको मालूम है प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करना किसी जी, भी जी, प्राइम बिल्कुल, बिल्कुल। कितना कठिन होता है। जी। तो प्रेस में कुछ भी बोल सकते हैं। जी, मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सके। इसका मतलब ये है किसी भी प्रेस वाले ने कोई भी क्वेश्चन पूछा जी। तो मोदी उनको जवाब देने के लिए ये उनको काबिल नहीं समझते, जी। और इस वास्ते मोदी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। जी। सर, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि देश में गए कई सालों से हम सुनते थे, जब स्कूलों में थे वो समय में भी हम सुना करते थे कि जय जवान जय किसान। अभी वो पुलवामा में जवानों की क्या हालत हुई, और यहाँ पे किसानों तो पूरा महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश भर का किसान यहाँ पे जो भुगत रहा है कि किस प्रकार यहाँ पे पीएम किसान नाम की एक योजना है सर। समझो हम यहाँ पे किसान है खुद, तो हम किसान होने के बावजूद यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे खत होता है या बयाना होता है वो खरीदते हैं, लेकिन उन खतों के ऊपर और बयानों के ऊपर यहाँ पे जीएसटी के नाम पर 18,000 रुपये ले जाते हैं। 18% से अगर हम बोलते हैं तो पीएम किसान नाम की जो स्कीम उसके बलबूते पर हमें 6,000 मिलते, और हमसे ही यानी कि किसानों से ही यहाँ पे और 12,000 रुपये यहाँ पे गवर्नमेंट ले रही है। ये जो चल रहा है इस देश में, तो हम देखते हैं कि गए 10 साल में समाज का ऐसा कोई भी एक तबका नहीं है कि जो यहाँ पे अभी भी इनके कारोबार पर, इनके सरकारों पर यहाँ पे खुश है। जैसे कि यहाँ पे हर कोई पेंशन धारक होगा या कोई जॉब वाले होंगे, हर एक कोई बंदा जो है हमेशा यहाँ पे आपको नाराज़ दिखाई देता है। तो ये जो माहौल यहाँ पे हो रहा है कि इस प्रकार का तोड़ मरोड़ कर देश का तहस नहस करना, देश की जो संविधानिक जो पद्धति है यहाँ की, इसको हर तरफ यहाँ पे मोड़ देना, और प्रेशराइज का जो वातावरण यहाँ पे है, जैसे महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं कि ऐसा एक माहौल और ऐसा एक वातावरण निर्माण किया है कि अगर प्यार से लोग नहीं सुनते तो पैसों का यहाँ पे लालच दिया जाता है। अभी कल परसों मेरे ख्याल से पीएम बोले कि राहुल गांधी के तरफ से यहाँ पे अदानी और अडानी के कुछ टेम्पो भर के पैसे के चले गए। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए कि काला धन निकालने के लिए मोदी जी ने नोटबंदी की। जी, जी, सीधा मेरा सवाल मोदी जी को है, जी, यदि अंबानी और अदानी जी, टेम्पो भर के पैसे लेकर वो राहुल गांधी जी को देते हैं, जी, इसका मतलब ईडी क्या करते हैं? जी, ये उन्होंने खुद को सवाल पूछना चाहिए ना। जी। इसका मतलब ईडी का उनके अंडर की जो यंत्रणा क्या करती है? क्या करते हैं? जी, जी, इसका मतलब इतना झूठा मोदी बोल सकते हैं। जी, कभी कभी मैं शर्मिंदा होता हूँ कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने जी, एक गरिमा होनी चाहिए। एक गरिमा होनी चाहिए, उनकी एक भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल। उनकी एक संस्कृति होनी चाहिए, जी, उनका बोलने का एक तरीका होना चाहिए। जी, किसी भी पार्टी का एक सादा कार्यकर्ता बोलेगा तो ठीक है, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसे बोल सकते हैं कि अभी लोगों को मालूम है जी, राहुल गांधी के ज़्यादा संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध अंबानी और अदानी से है जी। क्या मोदी जी के? जी, जी, जितने बार मोदी जी देश के बाहर गए जी, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेके, उनमें से 90% कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग में उन्होंने अपने साथ अदानी को लेके गए थे। अच्छा, लोग समझते हैं कि अदानी और मोदी दो अलग आदमी है ही नहीं, इतने उनके दोनों के संबंध है। जी, और मोदी जी बोलते हैं कि टेम्पो भर के पैसा, राहुल गांधी जी ने, राहुल ने पूछा था जी, कि आपको ये अनुभव है क्या, पैसा टेम्पो में लेके जाने का आपका अनुभव है क्या? जी, जी, और लोगों ने इतने कार्टून निकाले थे उस पर जी, कि एक टेम्पो में बैठकर मोदी बैठे
और टेम्पो में गाड़ी बैठ नोट दिखा रहे हैं। तो सवाल ये है कि यदि काला धन निकालना तुम्हारा यहाँ से अंबानी और अदानी काला धन जो देते होंगे वो तो काला धन होगा। ये काला धन राहुल गांधी को देते समय तुम्हारे सीबीआई और ईडी नहीं पकड़ सकते, तो तुम लाखों करोड़ रुपए का जो धन जो प्रदेश में है, स्विस बैंक में है और कुछ अन्य बैंक में है, वो तुम लाकर 15 लाख रुपया यहाँ के लोगों को खाते में कैसे उगड़ सकते थे। इसका मतलब ये है कि जो कुछ बोलते हैं उनमें भरोसे लायक कौन सी भी बात नहीं है, चाहे मन में जो आते हैं वो बोलते हैं। और इसका नतीजा ये हो गया, इसका नतीजा अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर आज जो कुछ बोलते हैं उस पर किसी का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो सुबह बोलेंगे उसको शाम को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, शाम को बोलेंगे उसके खिलाफ कल सुबह बोलेंगे। इस वास्ते क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कौन से टाइम में बोलना चाहिए, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहिए, इनका भी वो बिल्कुल सोचते नहीं हैं। और अंत में हम ये सोचेंगे कि ये इलेक्शन जो है ये देश के जीवन या मृत्यु के इलेक्शन है, ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है। तो मैं फिर लोगों को एक दो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इलेक्शन में अपना वोट देना एक पुण्य कर्म है, और देश में प्रजातंत्र रखने के लिए, देश की संविधान बचाने के लिए, संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रयत्न किए हैं उसके लिए राजेंद्र प्रसाद जैसे आदमी ने, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन थे, उन्होंने आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये शब्द नहीं बोले, लेकिन उसका मतलब ये था कि अम्बेडकर इज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो एक इस देश यदि यहाँ से संविधान गया तो इस देश में कुछ भी बचेगा नहीं। आज जो संविधान एक ऐसा धागा है सर कि जैसे कि पूरे जाति धर्म पंथ और पूरे स्टेट को, पूरे देश को एक धागे ने ये बांध के रखा है। इस देश को इकट्ठा रखने वाला, इस देश का यूनिटी मेंटेन करने वाला, इस देश का एकत्रीकरण करने वाला, इस देश को जैसे अपने का एक धागे में बांधने का काम, सब लोगों को इकट्ठा, मणिपुर हो, कश्मीर हो, आंध्र प्रदेश हो, गढ़चिरौली हो, सब लोगों को लगता है इस देश की नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी इंडियन है। तो तुम कौन भी हो, तुम गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो, तेलुगु हो, लेकिन पहले तुम इंडियन हो। ये पहले इंडियन होने का जो सवाल जो है ना, वो भारतीय राज्य घटना में दिए। भारतीय राज्य घटना में लिखा है कि नेशनलिटी इज इंडियन। डोमिसाइल तुम्हारा महाराष्ट्र होगा, डोमिसाइल आंध्र होगा, कर्नाटक होगा, लेकिन नेशनलिटी तुम्हारी इंडियन है। तुम्हारे पासपोर्ट पर नेशनलिटी इंडियन लिखे जाते हैं। ये इंडियननेस जो है, भारतीयत्व, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया है, उसमें लिखित है। तो हमसे ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जाना चाहिए कि उसको धोखा पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे। और एक किमान इस देश में संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान नहीं बचेगा भारत देश नहीं बचेगा। ये मन में 100% अपने मन में इसका विचार करने के बाद लोगों ने इस तरह का वोटिंग करके भारतीय संविधान और भारतीय प्रजातंत्र बचाने का लिए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मेरा विश्वास है कि वो काम करेंगे। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सही मायने अभी जो यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हैं, ये तो खास करके देश के हर एक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये लड़ाई जो हो रही है संविधान के बाजू वाली की एक लड़ाई है, और दूसरी बाजू है संविधान के विपरीत जो भाषा करने वाले ऐसे लोग हैं। जिन लोगों को लगता है कि संविधान के बलबूते पर हमारे देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज का यहाँ पे उद्धार हुआ है, उनका विकास हुआ है, ऐसे लोग यहाँ पे बाबा साहब के संविधान को सामने नज़र रख के संविधान के लिए, संविधान बचाने के लिए यहाँ पे संविधान की भाषा जो बोलता है, क्योंकि जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, यही हमारे हर एक भारतीय नागरिक का मनीषा होना चाहिए। और इसीलिए आज हमारे साथ लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैत्री संवाद इस कार्यक्रम में जुड़े थे, जिनका नाम था डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर, जो यहाँ पे कमीशन प्लानिंग के अध्यक्ष थे, साथ ही साथ कुलगुरु रहे
है, साथ ही साथ एक अर्थ तज्ञ बोलते, उनको बहुत सारा यहाँ पे मान सम्मान पूरे देश भर दिया जाता है। और अम्बेडकरी समुदाय के लिए, बाबा साहब की विचारधाराओं के लिए पूरे समाज में ये एक ऐसा नाम है कि जो बाबा साहब के पूरे विचार हर घर घर लेकर जाने का काम करते। सर, आज इतना कीमती समय आपने निकाला, हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की इस मैत्री संवाद कार्यक्रम में जुड़े, और ताकि देश भर के पूरे यहाँ पे दर्शक आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे हमेशा देखते हैं, और आपको सुनने के लिए हमेशा हमें भी लोगों के कॉल आते हैं कि मुनगेकर सर का एक बार यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। तो सर, तहे दिल से आपका स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दर्शकों, देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। ये था मैत्री संवाद। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन विकास जीवने के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।